बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो ये है कि कौमी हीरो आज वापस आ रहे हैं पाकिस्तान, अरशद नदीम साहब, और गोल्ड मेडल के साथ आ रहे हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है। लाहौर एयरपोर्ट पे जो है वो लैंड करेंगे और उसके बाद वहाँ उनका इस्तकबाल किया जाएगा। और जो अब तक खबर आ रही है वो ये है कि सुबह 10 बजे पेरिस से पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे और उसके बाद वो दुबई पहुंचेंगे और दुबई से कल रात 1 बजे लाहौर पहुंचेंगे, यानी आज रात 1 बजे लाहौर पहुंचेंगे लेट नाइट। तो उनका इस्तकबाल किया जाएगा। मेरे ख्याल में लाहौरियों को निकलना चाहिए, निकल के पाकिस्तान के झंडों के साथ उनका इस्तकबाल करना चाहिए। और ये भी खबर आ रही है कि वो अगर बहुत बड़ी तादाद में लोग उनके साथ आते हैं तो फिर वो एक रैली की शक्ल में जाएंगे। तो जितनी उनकी इज्जत की जाए उतना कम है। 32 साल के बाद पाकिस्तान के पास ओलंपिक का एक गोल्ड मेडल आ रहा है। देखें, जितने हमारे यहाँ पे टैलेंट है, अगर उसको सही तरह इस्तेमाल किया जाए और इस टैलेंट को पॉलिश किया जाए और ओलंपिक्स के अंदर रियली वो लोग मौजूद हों जो खेलों को जानते हैं, जो एसोसिएशन है उसके अंदर बेहतर लोग मौजूद हों, वो लोग नीयत के साथ काम करें, दिन रात काम करें, 4, 5, 6 खेलों को चुन लें, पहले उनके अंदर ज़्यादा मेहनत करें, फिर दूसरे कामों को चुने, नए खेलों को चुने, उनमें मेहनत करें, तो आहिस्ता आहिस्ता अपने मेडल की तादाद पाकिस्तान बढ़ा सकता है। लेकिन कभी भी इस पर तवज्जो नहीं दी गई। हमारा हमेशा जैकपॉट ही लगता है। बहरहाल जैकपॉट लगा है, पाकिस्तान को बड़ी खुशी है और ये एक रैली निकलनी चाहिए और लोगों को चाहिए कि बड़ी तादाद में जाके इस्तकबाल करें। तो अरशद नदीम साहब का इस्तकबाल तो होगा, लेकिन उस हवाले से एक बड़ा इंटरेस्टिंग मेरे पास एक खबर है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये सियासत.pk से मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। और रशीद अहमद साकी साहब हैं जो कोच हैं, वो ये कहते हैं कि एक दिन आर्मी की गाड़ी आई और इसमें मौजूद एक कर्नल साहब मेरा पूछ रहे थे। मैं घबरा गया कि क्या माजरा है, लेकिन जब उन्होंने अरशद नदीम की बात की तो मेरी जान में जान आई। कर्नल साहब बोले अरशद नदीम को आर्मी में दे दें, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। कर्नल साहब ने वजह पूछी तो मैंने बताया कि आप लोग इसकी ट्रेनिंग मिलिट्री अंदाज में करेंगे। बहरहाल इसके बाद मैंने अरशद नदीम को वापडा के ट्रायल्स में भेजा जहां वो सेलेक्ट हो गए। ये उनके कोच ने कहा। अब मैं एक चीज आपको बताऊं, देखें, फैसला तो ये ठीक किया है, वो उनका अपना एक काम है, वो उसके अंदर माहिर है, नो डाउट। लेकिन क्रिकेट की ट्रेनिंग कैसे करवानी है ये उनको नहीं पता। एक बॉलर के कौन से मसल ज्यादा बेहतर काम करने चाहिए ये फौज को नहीं पता। एक जो नेजा फेंकने वाला या जेवलिन थ्रो करने वाला एक प्लेयर है, उसको किस तरह मजबूत होना है ये फौज को नहीं पता। अगर फौज को पता होता तो मेरा सिंपल एक क्वेश्चन है कि पाकिस्तानी फौज आज तक ओलंपिक्स के कितने गोल्ड मेडल जीत कर लाई है। अगर उनकी ट्रेनिंग की बुनियाद के ऊपर ही खिलाड़ी जीतते तो पाकिस्तान की सबसे अच्छी क्रिकेट टीम पाकिस्तान फौज की होती, पाकिस्तान की सबसे अच्छी हॉकी टीम पाकिस्तान फौज की होती, पाकिस्तान की सबसे अच्छी, वो मैं आजकल एक गेम खेलता हूं नेजाबाजी, तो मैंने देखा बार बार, यानी जो सबसे थके हुए घोड़े थे वो हमारी रेंजर्स के थे, छोटे छोटे घोड़े थे। तो मैंने अपने दोस्तों से पूछा, मैंने कहा इनके छोटे छोटे घोड़े हैं, भागते भी तेज नहीं है, ये घोड़े इन्होंने क्यों रखे हुए हैं? तो उन्होंने कहा ये छोटा घोड़ा इसलिए रखा हुआ ताकि किला उठाने में आसानी रहे। तो वो जरूरी नहीं है कि एक फोर्स जो है, जो वर्जिश करने में बहुत अच्छी है, वो खेलों के अंदर और तमाम चीजों के अंदर उतनी अच्छी हो। हर चीज के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हें वो काम करना चाहिए और हर चीज को अपने सर पे लेना भी नहीं चाहिए। तो जिसका काम है अगर वही करेगा तभी मुल्क भी आगे जाएगा, खेल भी आगे जाएंगे, इकोनॉमी भी आगे जाएगी, मुल्क के हालात भी बेहतर होंगे। ये अब ग्लोबल विलेज बन गया है, मल्टीनेशनल कंपनियां काम कर रही हैं। तो मेरे ख्याल में हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जिसका काम उसी को साचे। एक वापसी हुई है जी बिलावल की। कल बिलावल ने वापस आने के बाद कौमी असम्बली के अंदर आते ही तकरीर की है और करते ही जो है वो एक नए तरह का गेम डाल दिया। यानी बिलावल का सारा जो तकरीर थी वो अदलिया के खिलाफ थी। हालांकि बिलावल पिछली मरतबा जब पाकिस्तान आए थे, क्योंकि ये दुनिया घूमते रहते हैं, पाकिस्तान आते हैं बिलावल, कभी कभी इलेक्शंस में आ जाते हैं, हुकूमत जब इनको मिले, वजारत हलफ लेना हो या कोई अहम इवेंट हो, पाकिस्तान वापस आ जाते हैं, फिर बिलावल चले जाते हैं अपने मुल्कों में, दुनिया में। अभी शायद ये अमेरिका में रहकर आए 2 महीने मजीद। तो बिलावल जब अमेरिका में थे तो पाकिस्तान में पीछे बहुत कुछ तब्दील हुआ, बहुत कुछ बदला, लेकिन ये बिल्कुल मंजर-ए-आम से गायब रहे। अभी जब बिलावल साहब वापस आए तो आगे इन्होंने तकरीर की और इस दफा अदलिया के खिलाफ तकरीर की है। हालांकि पिछली मरतबा जब ये पाकिस्तान आए थे तो जुल्फिकार अली भुट्टो वाले मामले पर अदलिया ने जब बिलावल को इंसाफ दिया, इसी अदलिया ने, तो बिलावल वहां पे टिश्यू पेपर के साथ आंखें पूंछ रहे थे, अपने आंसू पूंछ रहे थे कि हमें इंसाफ मिल गया एक बड़े लंबे अरसे के बाद, और उसको बड़ा अप्रिशिएट भी किया जा रहा था। लेकिन आज उन्होंने सारा कीचड़ जो है वो अदालत के ऊपर उछाला और उसकी जो वजह है वो ये उन्होंने कहा गया कि पीटीआई को सीटें ऐसे दी गई जैसे कोई टॉफी हो। तो बिलावल साहब, मुझे कभी कभी ना ऐसा लगता है कि पता नहीं बेनजीर भुट्टो से आपने कुछ सीखा भी है या नहीं। मैं जिस बेनजीर भुट्टो को जानता हूं, ये वाला बिलावल उससे बहुत मुख्तलिफ है।
यानी ये बिलावल बिल्कुल वैसा नहीं है, ना इसकी सोच वैसी है, ना इसकी अप्रोच वैसी है, ना जमहूरियत के बारे में इसका दावा वैसा है। कोई चीज बेनजीर भुट्टो से मिलती जुलती नहीं है। हाँ, कुछ चीजें आसिफ अली जरदारी से जरूर मिलती है, और ये कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है, वो बाप बेटे का रिश्ता है, मिलनी भी चाहिए। लेकिन यह बेनजीर भुट्टो बड़ा मिस कर रहा हूं मैं। यानी इस पीपल्स पार्टी में, इस बिलावल में बेनजीर भुट्टो का कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है, सिवाय बेनजीर भुट्टो का नारा मार के, उनका नाम लेके ये वोट इकट्ठे करते हैं या हमदर्दियां इकट्ठी करते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है, उनकी वालदा थी, बिलावल से ज्यादा उनको कौन प्यार करता होगा, लेकिन क्या वो उनकी तरह है? तो जवाब है कि नहीं है। बिलावल उन सीटों की दावेदारी कर रहे हैं जिन पे बिलावल की पार्टी को शिकस्त हुई है। बिलावल को लाहौर में उसने हराया, वो भी जाली फॉर्म 47 के ऊपर हराया, क्योंकि सारे जाली फॉर्म 47 वाले हैं, तो बिलावल को फर्क कोई नहीं पड़ा। लेकिन ये सोचना चाहिए बिलावल को कि अता तारड़ बिलावल को लाहौर में हराएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता, कभी सवाल ही पैदा नहीं होता। आप सिर्फ पीटीआई का कैंडिडेट बाहर करें, मैं आपको लिख के देता हूं, वोट तो सारा पीटीआई का था, उम्मीदवार तो वहां पीटीआई का जीता है। जब फॉर्म 45 के मुताबिक फैसला होगा तो पीटीआई के हक में फैसला आ जाएगा। लेकिन अगर आप पीटीआई के कैंडिडेट को बाहर निकालें और फिर आप मुकाबला कराएं, तो मैं आपको लिख कर देता हूं कि उस हलके में जहां पे ये इलेक्शन हुआ है, वहां बिलावल को अता तारड़ कभी नहीं हरा सकता इलेक्शन। दोबारा इलेक्शन करवा के देख लें। वहां के सारे लोग कहते हैं पहले नंबर पे पीटीआई थी, दूसरे नंबर पे बिलावल था, तीसरे नंबर पे अता तारड़ था। लेकिन ख्वाहिशात पे कुर्बान जाऊं कि बिलावल को फारिग किया गया, बिलावल को क्या फर्क पड़ता है, दूसरे से तीसरे पे चला गया। लेकिन इन्होंने पीटीआई को बाहर किया और पीएमएलएन का बंदा उठा के जो है उसको ये इलेक्शन जितवा दिया, वो भी जाली फॉर्म 47 के ऊपर। तो अब मामला ये है कि ये कर क्या रहे हैं, आप गौर कीजिए। सीटें जहां पे पीपल्स पार्टी हारी, जहां पे हारी नून लीग, ये कहते हैं वहां पे हम बेशक हार गए, लेकिन इसके हिस्से की जो मखसूस नशिस्तें हैं वो आप हमें दे दें, यानी ये लॉलीपॉप आप हमें दे दें, हमने ये लॉलीपॉप चूसना है। ये बिलावल, पीएमएलएन और बाकी जमातें ये कह रहे हैं। ये क्यों कह रहे हैं? देखिए, पीपल्स पार्टी बड़ा अजीबोगरीब काम कर रही है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी इसके ऊपर एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जी ये विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। ये विकेट के दोनों तरफ ऐसे खेल रहे हैं कि एक तो नंबर एक तो ये है कि वो ये चाहते हैं कि हुकूमत कायम रहे, हुकूमत ना गिरे। इस वक्त पीपल्स पार्टी का इसमें फायदा है कि वो चाहते हैं कि हुकूमत गिरे भी ना, हुकूमत कायम रहे। और वो ये भी नहीं चाहते कि नून लीग दिल बर्दाश्ता होकर हुकूमत को खुद ही गिरा दे, इसलिए वो नून लीग को मुख्तलिफ मामलात में हल्की फुल्की सपोर्ट भी देते रहते हैं। जैसे मखसूस नशिस्तों के जाने का नून लीग को बहुत ज्यादा दुख है, तो इसलिए बिलावल ने आते ही जो है उनके जख्मों के ऊपर मरहम रखने की कोशिश की, नहीं जी मैं आपके साथ खड़ा हूं, आप बेफिक्र रहें। तो दूसरा ये नहीं चाहते कि नून लीग दिल बर्दाश्ता हो जाए और खुद ही हुकूमत को खत्म कर दे। तीसरा, ये एक और गेम भी डालते हैं पीपल्स पार्टी वाले, ये एक ही टाइम में अपने आप को एंटी एस्टेब्लिशमेंट भी साबित करना चाहते हैं और साथ ही साथ जो वफामत की बादशाहत है, या जिसको उर्फे आम में आजकल पाकिस्तान में बूट पॉलिश कहते हैं, तो दूसरी तरफ वो ये वाला काम भी करना चाहते हैं। यानी पीपल्स पार्टी की ये पॉलिसी है इस वक्त कि वो अपने आप को एक तरह से साबित करते हैं कि हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट पार्टी है जी, हम एंटी स्टेटस को, एंटी एस्टेब्लिशमेंट पार्टी, गरीब आदमी की पार्टी है, हम जमहूरियत पसंद है। लेकिन दूसरी तरफ वो आमराना हथकंडों को सपोर्ट भी करते हैं और मफामत की बादशाहत के अपने एक फार्मूला पे भी कायम है। तीसरा, वो हुकूमत और अपोजिशन दोनों में रहना चाहते हैं, यानी हुकूमत की सारी बुराइयों के ऊपर खुद को अपोजिशन बनाना चाहते हैं, और अगर किसी चीज का क्रेडिट है तो उसमें वो खुद को हुकूमत बनाना चाहते हैं। अगली चीज ये है 5वें नंबर पे कि वो हुकूमत के हर बुरे काम में हुकूमत की मदद करते हैं, लेकिन अवाम से हमदर्दी भी जताते हैं। यानी मैं आपको मिसाल देता हूं, ये जो भी बजट आया जिसने अवाम की कमर तोड़ दी है, तनख्वाहदार तबके को तबाह बर्बाद कर दिया, बिजली की कीमतें कहां से कहां पहुंच गई, बच्चों की तालीम कहां से कहां खर्चा चला गया, खाने पीने की अशिया कहां से कहां चली गई, बदतरीन महंगाई पाकिस्तान में हुई है, इस हुकूमत ने की है बदतरीन महंगाई। लेकिन इसके बावजूद पीपल्स पार्टी ने इन सारे कामों में हुकूमत का साथ दिया। मनी बिल पे हुकूमत साथ, पीपल्स पार्टी साथ है, यानी जब भी बजट पास होगा पीपल्स पार्टी बजट पास करवाएगी, जब भी कोई तरमीम आएगी पीपल्स पार्टी तरमीम करवाएगी, जब भी कोई कानून आएगा पीपल्स पार्टी कानून साजी करवाएगी, जब भी कोई मसला आएगा पीपल्स पार्टी साथ खड़ी होगी पीएमएलएन के। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी बताना चाहते हैं कि वो गरीबों के बड़े हमदर्द हैं। जब खड़े होंगे असेंबली में महंगाई की बात करेंगे, जब खड़े होंगे असेंबली में तो बेरोजगारी की बात करेंगे, जब खड़े होंगे असेंबली में तो पाकिस्तान के हालात की बात करेंगे, जब खड़े होंगे असेंबली में तो जो हुकूमत के काम करने वाले हैं उन कामों के जो नताइज हैं उल्टे,
उनके ऊपर तनकीद की बात करेंगे। यानी आप हैरान हो जाएंगे कि एक तरफ हुकूमत के साथ हर बुरे काम में सहूलतकारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ अवाम के अंदर ये तासुर भी रखना चाहते हैं कि हम जनाब नहीं कर रहे, हम तो आपके साथ खड़े हैं। तो ये दो नंबरी इनकी है। और छठी चीज इनकी यह है कि ये नून लीग की हुकूमतों की नाकामियों का मलबा नहीं उठाना चाहते। मैंने आपको एक बात कही थी, आपको याद होगा, मैंने 2024 के 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले आपको यह कहा था, और यह बात मैं 2 साल पहले करना शुरू हो गया था जब पीडीएम की सरकार बनी थी। तो मैंने कहा था कि आप एक नूरा कुश्ती होती हुई देखेंगे। आप देखेंगे कि यही बिलावल और यही जरदारी नून लीग के खिलाफ तकारीर करेंगे और ये कहेंगे कि जनाब हमने आपके खिलाफ वोट लेने हैं, आपने पाकिस्तान को लूटा बर्बाद किया, ये अगेंस्ट बोलेंगे। और वो आपने होते हुए देखा 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन से पहले। अच्छा, मैं अब आपको एक और चीज बता देता हूं। यानी इन्होंने एक दूसरे को तो दावत दी कि आए जनाब और आके मेरे साथ आप मुबाहिसा कर लें, यानी मेरे साथ ओपन डिबेट कर लें। शहबाज शरीफ और बिलावल तो इस नैज तक पहुंच गए थे, एक दूसरे को दबा के जो है वो तनकीद कर रहे थे। तुमने सिंध बर्बाद कर दिया, वो कहते जी तुमने पंजाब बर्बाद कर दिया। वो कहते जी तुमने जो है वो पाकिस्तान का ये हाल कर दिया, ये कहते जी तुमने पाकिस्तान का ये हाल कर दिया। वो कहते जी मैं 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त दूंगा, वो कहते जी मैं 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दूंगा। उस वक्त इनका मुकाबला चल रहा था। और आज मैं आपको बताता हूं कि ये कौम की कमर तोड़ने के बाद, कौम को महंगाई के चूल्हे में झोंकने के बाद अब ये करेंगे क्या। मैं पीपल्स पार्टी के बारे में आपको बता रहा हूं, और ये जुमले आपने याद रखने, मैंने लिखकर इसलिए रखे हुए हैं। ये जुमले आपको मुस्तकबिल में सुनने पड़ेंगे, और तब आप याद कीजिएगा कि इमरान रियाज ने आपको यह बताया था कि ये जुमले बिलावल और इनकी पार्टी बोलेगी। जुमले सुन लें आप। हमने आपको भरपूर मौका दिया, आपके हाथ हमने मजबूत किए, आपको कभी हमने ब्लैकमेल नहीं किया, हुकूमत में आपसे हमने वजारतें भी नहीं ली, कोई फायदा भी नहीं लिया, आपको हमने फ्री हैंड दिया, हमारा आप पर एहसान है। आप एक दिन हुकूमत नहीं कर सकते थे हमारे बगैर, एक मिनट हुकूमत नहीं कर सकते थे हमारे बगैर। हमने आपको हुकूमत के अंदर लाकर बिठाया, आपका वजीर आजम बनाया, हमने वजारतें ठुकरा दी कि आप लोग खुलकर काम करें। इसके बावजूद आपने हमें और कौम को मायूस किया है। हम आइंदा आप पर कैसे भरोसा करेंगे, बताइए, जवाब दीजिए। हमने आपको सपोर्ट दिया था कौम के मसाइल हल करने के लिए, आपने कौम को और मसाइल की दलदल में धकेल दिया। ये सारा कुछ आप बिलावल के और इन सारों के मुंह से सुनेंगे। मैंने पहले भी आपको बताया था इन्होंने नूरा कुश्ती की, ये करेंगे। मैंने आपको कहा था ये नूरा कुश्ती करेंगे, करने के बाद फिर इकट्ठे होकर हुकूमत बनाएंगे। वही हुआ ना, इन्होंने नूरा कुश्ती की। बच्चे को नजर आता है मैं कोई जादूगर थोड़ी हूं, या मैं कोई बहुत बड़ा सियासी पंडित थोड़ी हूं, या मुझे इमरान खान की तरह कोई पॉलिटिक्स का उतना नॉलेज तो नहीं है। लेकिन एक बच्चे को, एक अंधे को नजर आ रहा था कि ये नूरा कुश्ती करेंगे और करके इलेक्शन लड़ेंगे धांधली के साथ। अगर ये आ भी गए तो फिर मिलकर हुकूमत करेंगे, और वही हो रहा है। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि पीपल्स पार्टी अपने लिए मार्जिन क्रिएट कर रही है, और वो यही मुस्तकबिल में दोबारा करेगी। जुमले मैंने आपको बता दिए। कादी फायद ईसा साहब के बारे में मुझे कुछ लोगों ने बताया कि फ्रस्ट्रेशन काफी ज्यादा बढ़ रही है, और जो एक्सटेंशन वाली बात है जिसपे कादी फायद ईसा साहब ने कभी उसकी तरदीद नहीं की। यानी अगर मेरे ख्याल में उनको एक्सटेंशन मिल जाएगी तो वो कहेंगे ये हुकूमत का फैसला है, मुझ पे एक बोझ डाला गया, मैं ये बोझ उठा लूंगा। मुझे लगता है वो ऐसा कह सकते हैं। लेकिन कादी फायद ईसा साहब ने बेशुमार बातों के ऊपर नोटिस लिया और तनकीद की, जवाब दिया, और उन्होंने उसकी तस्हीह की, तरदीद भी की। लेकिन ये जो मामला है कादी फायद ईसा साहब की मुबैयना एक्सटेंशन वाला, क्योंकि ये मामला वजीर कानून के स्टेटमेंट से शुरू हुआ था। पहले अंदर से खबरें निकलती थी, तब हमें लगता था पता नहीं ये होगा या नहीं होगा। वजीर कानून ने एक दिन कहा कि कादी फायद ईसा साहब को एक्सटेंशन मिलेगी। फिर नून लीग के लोग कहना शुरू हो गए, तो उससे हमें यकीन हो गया कि ये वाकई एक्सटेंशन लेंगे। और कादी साहब ने इसका कभी जवाब भी नहीं दिया, रिबटल भी नहीं आया। कभी कादी साहब ने ये नहीं कहा कि नहीं ये गलत है या मैं एक्सटेंशन नहीं लेना चाहता। तो वाज़ ये तासुर बना कि शायद कादी फायद ईसा साहब एक्सटेंशन लेना चाहते हैं। मखसूस नशिस्तों वाला फैसला आने के बाद 2/3 अक्सरियत पड़ गई खटाई में, जो PMLN की है। 2/3 अक्सरियत उनके पास नहीं होगी तो वो आइन में तरमीम करके कादी फायद ईसा साहब को एक्सटेंशन दिलवाने वाला मामला नहीं करवा पाएंगे। अब मुझे ऐसा लगता है कि इस माहौल में एक अजीबोगरीब किस्म की फ्रस्ट्रेशन है। यानी 2 जजेस का जो फैसला आया उसके बारे में जो कोर्ट रिपोर्टर हैं वो कह रहे हैं, और कुछ लोगों ने उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए चेक करवाया, तो उनका यह दावा है कि वो फैसला उन 2 जजेस ने नहीं, कादी फायद ईसा साहब ने लिखा है। अब ये अगर लेवल है और चीजें यहां तक पहुंच गई है फ्रस्ट्रेशन की, तो फिर आप कुछ भी तवक्को कर सकते हैं। तो कादी फायद ईसा साहब को कुछ गुस्से में देखा गया एक केस के दौरान। कादी साहब ने जो जुमला बोला, उन्होंने कहा जी जर्नैलों और ब्यूरोक्रेट्स ने मुल्क का निजाम संभाल लिया है।
तो इसके बाद जो है वो सूरत मुझे किसी और तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी मुझे खदशा है कि कहीं ये ना हो कि कादी फायद ईसा साहब गुस्से में आकर 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी शुरू करवा दें, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा है। ये ना हो कहीं 8 फरवरी का जो इलेक्शन है उसकी धांधली के ऊपर जो एक केस आया हुआ वो सुनना शुरू कर दें, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला निकाल के कादी साहब वो सुनना शुरू कर दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। कादी साहब कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि अब उनकी रिटायरमेंट बहुत करीब आ गई है, और कोई भी शख्स अपनी रिटायरमेंट से पहले इस तरह रिटायर नहीं होना चाहेगा कि लोग उसे गलत अल्फाज से और गलत अलकाब में याद करें। मेरे ख्याल में सबको अपनी इज्जत बहुत प्यारी होती है और सबको यह लगता है कि वो एक हीरो की तरह रिटायर हो, सबको ये लगता है कि उसका हक है। अच्छा, अब एक आखिरी खबर मैं आपको दूं, और जावेद चौधरी साहब ने भी इसका जिक्र किया और बात ठीक है। नवाज शरीफ साहब खास से डिप्रेशन का शिकार है। उनके डिप्रेशन का शिकार होने की वजह क्या है और वो अंदर से टूट फूट का शिकार क्यों है, इस पर मैं एक वीलॉग करूंगा, तफसीली आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।